गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी लोगों के लिए क्लास 12th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको सौ प्रेरण कहते हैं हम, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये लेंज के नियम पर आधारित है। लेंज का नियम हम सभी ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्लास 10th में लेंज का नियम कहता था कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हुई है। लेंज के नियम की ये खासियत थी। इसी लेंज के नियम पर आधारित हमारा ये आज का टॉपिक सौ प्रेरण है। सौ प्रेरण में होता है एक कुंडली होती है और एक ये दूसरी कुंडली होती है। इसको दूसरी ना समझें, ये केस फर्स्ट होता है, ये केस सेकंड है। यानी ये केस फर्स्ट में दिखाया जा रहा है आपको और ये केस सेकंड में दिखाया जा रहा है। इस कुंडली का संबंध एक आप ये देखोगे रियोस्टेट, ये धारा नियंत्रक होता है, इससे कर देते हैं। ये बैटरी होती है, इस बैटरी से हम अभी इसी कुंडली के अंदर करंट को पहुंचाएंगे। और ये हमारा जो है एमीटर है, एमीटर के अंदर ये पॉइंटर यानी इसको हम सुई भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंटर उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में प्रेरित धारा बहेगी। अब इसमें केस फर्स्ट में अगर आप देखें तो ये होता है इसमें मुख्य धारा बढ़ाने पर, धारा बढ़ाने पर मतलब सेल से हम इसमें धारा दे रहे हैं। देखिए जब हम सेल से इसमें धारा देते हैं तो एक पल भर के लिए जब हम यहाँ पर एक स्विच भी हम इसमें लगा सकते हैं। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, जैसे ही अब ये स्विच को ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी ये जो सेल है, सेल से धारा बहने लगेगी। जब ये धारा बहने लगेगी तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। क्यों? क्योंकि प्रेरित धारा लेंज के नियम पर आधारित है हमारा ये सौ प्रेरण। और लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह खुद उत्पन्न हुई है। तो आप अगर देख सकते हैं बैटरी से धारा निकल रही है तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कौन जा रही है? हमारी मुख्य धारा, बैटरी की धारा इस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके उल्टी डायरेक्शन में प्रेरित धारा आ रही है, ये देखिए। और बाकी मैं इसको अच्छे से आप लोगों सभी लोगों को जब मैं बोर्ड पे बताऊंगा तो फिर इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको समझाऊंगा। लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम इसमें इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकें, वरना बहुत ही लंबी लंबी वीडियो बन जाएगी और आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक इसी प्रकार मुख्य धारा घटाने पर, मुख्य धारा घटाने का मतलब ये हुआ कि जब हम यहाँ पर बैटरी से इस बटन को हम धीरे धीरे स्विच को यहाँ पे दबा के कम करते हैं, और जब कम करते हैं तो बैटरी से जो धारा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। यूँ मान के चलिए कि इसमें क्या होगा, इसमें सपोज़ मान लीजिए कि आई से जब ये बैटरी से जब धारा निकलेगी तो आई का मान 1 एम्पियर हुआ होगा, फिर 2 एम्पियर हुआ होगा, फिर 3 एम्पियर हुआ होगा। यानी कि यहाँ पर धारा बढ़ती जा रही है और तो प्रेरित धारा उसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये लेंज के नियम पे आधारित है सौ प्रेरण। इसमें क्या होता है, धारा घट रही है। यानी अब हम सेल को यहाँ से एक तरीके से देखा जाए तो हम सेल का वोल्टेज डाउन कर रहे हैं। जब हम डाउन कर रहे हैं तो फिर ये नीचे की तरफ जा रही है, यानी धारा नीचे की तरफ घटती जा रही है। धारा नीचे की तरफ घटती जा रही है तो प्रेरित धारा उसका विरोध कर रही है। प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में हमारी जाएगी, प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में हमारी प्रेरित धारा उसका विरोध करेगी, और प्रेरित धारा इस डायरेक्शन में जाएगी। इसीलिए आप देखिए इसका पॉइंटर जो है वो ऐसे हो गया है, यूँ ऐसे हो गया है। और इसमें देखिए प्रेरित धारा इधर आ रही है, इसलिए इसका पॉइंटर यूँ हो गया है। अब इसी पर आधारित एक चीज़ होती है जिसे हम लोग कहते हैं सौ प्रेरण गुणांक। इस पर हम सभी आपको पूरा प्रूविंग करके दिखाएंगे कि प्रूविंग क्या है इसकी। ये क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये प्रूविंग आती भी है। देखिए आपने सभी ने पढ़ा हुआ है कि लेंज का नियम हो या विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम हो, ये सभी फैराडे के नियम पर ही आधारित है। फैराडे का नियम कहता है कि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर ऋणात्मक दर के बराबर होती है। ये उसका दूसरा नियम है। पहला नियम ये होता है कि जैसे जैसे फेरे होंगे तो चुंबकीय फ्लक्स उसमें होगा, और जब फेरे होंगे चुंबकीय फ्लक्स होगा तो उसमें धारा भी बढ़ रही होगी। इस प्रकार हमारे फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स दोनों का ही गुणनफल धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे धारा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे फेरों की संख्या होगी। देखिए जैसे अगर धारा बढ़ेगी तो फेरों की संख्या हमारे चुंबकीय फ्लक्स पर डिपेंड करेगी, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स हमारा फेरों की संख्या पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए चुंबकीय फ्लक्स गुणे फेरों की संख्या, और वो दोनों ही अनुक्रमानुपाती होंगे धारा के, क्योंकि धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय फ्लक्स बढ़ेगा। फेरों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें धारा ज़्यादा बहेगी, इसलिए एक दूसरे पे डिपेंड करता है। फिर होता क्या है, इसके बाद हम लोग n ऐसे ही रखते हैं, फाई ऐसे ही रखते हैं, और ये प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो वहाँ पे बराबर का निशान आता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं क्लास 10th में से भी पढ़ते हुए चले आ रहे हैं कि जब प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट मैंने l मान लिया यहाँ पर, और ये i, यही l, इस l को हम लोग कहते हैं, जहाँ ये l क्या है, इस l का ही नाम है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, हिंदी में कह सकते हैं सौ प्रेरण गुणांक। इसके बाद यहाँ से हम लोग फैराडे का नियम लगाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ फैराडे का नियम लगा के। अकॉर्डिंग टू
फैराडे सेकेंड लॉ, फैराडेस सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ कहता है ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन में डी टी, ये सभी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फिर ई बराबर माइनस डी फाई की वैल्यू आप देखिए यहाँ से इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे n है, n कर लीजिए, d अपॉन डी टी को इधर कर लिया, n और फाई को इस तरफ लिया है। कहने का मतलब ये d अपॉन n को इधर लिया है फाई के साथ में और d अपॉन डी टी को इधर कर लिया है। इस n फाई की वैल्यू आप समीकरण यहाँ से उठा सकते हैं, समीकरण नंबर 1 से। तो e इज इक्वल टू माइनस के d अपॉन डी टी, n फाई की वैल्यू क्या है एल आई। इसी e को आप ले सकते हैं यहाँ पर, और अब जिस प्रकार से ये n को अंदर लाए थे उसी प्रकार l को अब हम बाहर ले जाएंगे। l को हमने बाहर ले गया तो यहाँ आया डी आई अपॉन डी टी। इस प्रकार से ये l की वैल्यू को निकालिए, क्योंकि 100 पेरियड गुणांक निकालना है तो l को रोक लिया मैंने। e इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी ई के नीचे आ जाएगा, l आपका ऐसे ही रहेगा। ये माइनस जो साइन है अगर आप चाहें तो इधर दे सकते, तो l इज इक्वल टू माइनस के ई डी आई अपॉन डी टी। ये 100 पेरियड गुणांक का सूत्र है जो मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया।